हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आज हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था। एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 से 18 वर्ष तक होता है। देखिए, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी स्टडी हम 0 से 18 वर्ष तक करते हैं, यानी जन्म से लेकर हम जन्म से किशोर अवस्था तक स्टडी करते हैं। जन्म से किशोर अवस्था तक की जो स्टडी है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। इसको मेनली हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आती है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था 0 से 2 साल तक। फिर आती है अर्ली चाइल्डहुड जो आती है आपकी 2 से 6 साल तक। फिर लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक। और फिर आता है आपका एडोलेसेंस 12 से 18 साल तक। कई बार हम प्री नेटल स्टेज की भी स्टडी करते हैं। प्री नेटल जो स्टेज होती है वो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 0 से 9 मंथ तक, कंसेप्शन से लेकर जन्म तक का जो टाइम पीरियड होता है वो प्री नेटल स्टेज होता है। बच्चे का डेवलपमेंट है कंटिन्यूस चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम कंसेप्शन से लेकर एडोलेसेंस तक की स्टडी करते हैं। ये स्टेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एडोलेसेंस देखने वाले हैं। एडोलेसेंस स्टेज है, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये बहुत सारे नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ट्रांजिशनल स्टेज किसे कहते हैं। तो जो ट्रांजिशनल स्टेज है ये कहते हैं किसको? एडोलेसेंस को, किशोर अवस्था को। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्टेज होती है ये चाइल्डहुड, किसके? चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का टाइम पीरियड होता है। बच्चा अब ना तो बालक रह जाता है और ना ही वो वयस्क बनता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो एडोलेसेंस होता है। एडोलेसेंस में पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी अपने परिवार के साथ बच्चे के बहुत सारे झगड़े होते हैं। क्यों कई बार तो बच्चे को ये दिखाया जाता है कि अब तुम बालक नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए हो। और बहुत सारी सिचुएशन में ये कहा जाएगा कि तुम उतने भी बड़े नहीं हुए हो, अभी तुम छोटे हो। बच्चा इसी कन्फ्यूजन में रहता है कि वो बड़ा हो गया है या वो छोटा है। तो यहाँ पर बच्चे में बहुत सारी इनस्टेबिलिटी पाई जाती है। यहाँ पर बच्चा स्टेबिलिटी नहीं होता, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी में होता है। ट्रांजिशनल स्टेज होती है, इसको टीन एज पीरियड कहते हैं। टीन एज क्यों कहते हैं? 13 लास्ट में टीन आता है, 14, 15 लास्ट में जब टीन ऐड करते हैं ना, तो इसीलिए इसको टीन एज कहते हैं। इसको प्यूबरिटी स्टेज कहते हैं। प्यूबरिटी स्टेज क्यों कहते हैं? प्यूबरिटी की जो स्टेज होती है यानी जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, यानी जब गर्ल और बॉय रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने न्यू वंस को जन्म देने की जो ज़रूरतें हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक हैं वो बच्चों में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू हो जाना कब शुरू होता है? प्यूबरिटी स्टेज में होता है। अंडरआर्म्स एरिया, प्यूबिक एरिया में हेयर का ग्रो होना प्यूबरिटी स्टेज में होता है। जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो चेस्ट है, छाती है, वो चौड़ी हो जाती है, उनके मसल्स डेवलप हो जाते हैं, उनके फेस पे हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सब प्यूबरिटी स्टेज में होता है। तो ये प्यूबरिटी स्टेज भी बच्चे में कब आती है? एडोलेसेंस में आती है। पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था कि जो एडोलेसेंस का टाइम पीरियड होता है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का होता है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। ये फिजिकल और इमोशनल डिस्टर्बेंस जो बच्चे में आती है वो हार्मोन्स की वजह से आती है। बच्चे में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। जो हार्मोन्स में चेंज हो रहे हैं उसके कारण बच्चे के मुंह पर पिंपल आ जाता है। उसकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो जाता है। हम आगे समझेंगे किस तरह से इमोशन इंस्टेबिलिटी बच्चे में आती है। इसीलिए इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की स्टेज कहा जाता है, क्योंकि बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। लेटर चाइल्डहुड में जब बच्चा होता है तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक तरह से बहुत स्लो होती है, रुकी हुई सी होती है। और जैसे ही बच्चा एडोलेसेंस में आता है तो उसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ने लगती है। तो बच्चा उन चेंजेस को एडजस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की स्टेज कहा गया। एज ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, बच्चा यहाँ पर खुद की पहचान बनाता है। खुद की पहचान, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है, मेरा अपने दोस्तों में क्या स्थान है।
जो लीडरशिप है वो बच्चे में यहाँ पर डेवलप होती है, तो इसे आइडेंटिटी फॉर्मेशन की स्टेज भी कहा गया है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीफ, बच्चे की खुद की वैल्यूज़ और बिलीफ हैं वो डेवलप होती हैं। लेटर चाइल्डहुड तक का जो बच्चा होता है वो दूसरों के वैल्यूज़ पर काम करता है, जो सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं जस्ट उनको वो कॉपी कर रहा होता है, खुद की थिंकिंग नहीं लगाता, खुद के रूल्स नहीं होता। लेकिन जब बच्चा एडोलेसेंस में आ जाता है तो वो कहता है कि जो सोशल रूल है उनको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, अगर उनमें आपको लगता है कहीं चेंज करना ज़रूरी है तो वहाँ पर चेंज करना चाहिए। तो यानी खुद की वो पर्सनल वैल्यूज़ और बिलीफ बना रहा है। जैसे जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है और वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा है, तो अब वो कहेगा कि चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, आपको जब रेड लाइट हो रखी है तो आपको व्हीकल क्रॉस नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि वो सोशल रूल को डिवाइन मान रहा है। सोशल रूल्स है वो भगवान है, जो रूल्स बना दिए गए उनको फॉलो करना है किसी भी हालत में। लेकिन जब बच्चा एडोलेसेंस में आता है तो वो कहता है कि अगर किसी को इमरजेंसी है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी की जान पर बनाई है, तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने में कोई भी बुराई नहीं है। यहाँ पर बच्चा खुद की वैल्यूज़, खुद के बिलीफ्स बनाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद आता है कंसर्न अबाउट अपीयरेंस, मैं कैसा दिख रहा हूँ, इसके बारे में कंसर्न होने लगती है। लेटर चाइल्डहुड तक बच्चा पेरेंट्स ने जो पहनाया वो पहना लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसा ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने कह दिया मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो मैं अच्छा ही दिख रहा हूँ। लेकिन जब बच्चा एडोलेसेंस में आता है तो वो खुद की वैल्यूज़ बना रहा है। अभी हमने बात की ना, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से बच्चे में एडोलेसेंस में ईगोसेंट्रिज्म दिखने को मिलता है, मैं कैसा दिख रहा हूँ। इस स्टेज में बच्चे में इमेजिनरी ऑडियंस भी बच्चे को महसूस होती है। इमेजिनरी ऑडियंस क्या होती है? बच्चे को लगता है कि अगर वो किसी सड़क से गुजर रहा है और 4 लोग साइड में खड़े हैं तो बच्चे को ये लग रहा है कि वो 4 लोग उसे ही नोटिस कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया का फोकस वही है। इसीलिए कहा जाता है कि एडोलेसेंस में फिर से ईगोसेंट्रिज्म लौट के आता है। तो यहाँ पर बच्चा कैसा दिख रहा है उसको लेकर भी उसे कंसर्न होती है। होपफुली आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं, आप क्लासेस देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मोटिवेशन मिले। इसके अलावा आपको ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। MCQs की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, MCQs की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। CDP बाय प्रमिला यादव आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर, वो आपको वहाँ पर PDF आपको डिटेल में मिल जाएगी। एडोलेसेंस में प्यूबरिटी शुरू हो जाती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है। लेटर चाइल्डहुड में, बाद के बाल्यकाल की अवस्था में फिजिकल ग्रोथ रुकी हुई होती है, सबसे स्लोवेस्ट होती है। और फिर एडोलेसेंस में जैसे बच्चा आता है तो रैपिड इंक्रीज होता है उसकी फिजिकल ग्रोथ में। बच्चे का वेट एकदम से बढ़ने लगता है, बच्चे की हाइट एकदम से बढ़ने लगती है, बॉडी प्रोपोर्शन में चेंज होने लगते हैं। तो यहाँ पर बच्चे में जो ग्रोथ होती है वो एकदम से बढ़ती है, रैपिड हो जाती है। और सबसे स्लोवेस्ट कहाँ होती है? लेटर चाइल्डहुड में। सबसे फास्टेस्ट कहाँ होती है? इन्फेंसी में, अगर प्रीनेटल गिवन नहीं है। अगर प्रीनेटल गिवन है तो सबसे फास्टेस्ट प्रीनेटल में होगी, फिर इन्फेंसी में होगी। मूड स्विंग्स एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, बच्चे में जिस तरह से इन्फेंसी में इमोशंस अनस्टेबल थे, वैसे ही इस स्टेज में आकर भी बच्चे के इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं। जैसे बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, आपने उसकी तारीफ़ की तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले 10 मिनट के बाद आपने बच्चे को क्रिटिसाइज़ कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सैड महसूस करेगा। यहाँ पर इमोशंस बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत जल्दी चेंज होते हैं। कभी वो हंस रहा है तो कभी वो रो रहा है, कभी वो डरा हुआ है, कभी वो तनाव में है। क्यों? क्योंकि बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। फिजिकल भी चेंजेस आ रहे होते हैं, कोग्निटिव चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सोशल चेंजेस, हर तरह के चेंजेस बच्चा यहाँ पर फेस कर रहा होता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की स्टेज कहा गया है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे में अमूर्त चिंतन डेवलप हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात किसने की थी? जीन पियाजेट ने की थी। जीन पियाजेट ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस की बात की थी। कितनी स्टेजेस थी? 4 स्टेजेस थी। ये चारों स्टेजेस आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था इन्फेंसी।
इन्फेंसी है यानी शैशवावस्था 0 से 2 साल तक, ये किससे रिलेटेड है? ये सेंसरी मोटर से, सेंसरी मोटर स्टेज से, यानी जो फर्स्ट स्टेज है पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। फिर उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल से, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपका लेटर चाइल्डहुड आता है, ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आता है आपका एडोलेसेंस, एडोलेसेंस ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल से रिलेटेड है, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इन्फेंसी 0 से 2 साल सेंसरी मोटर स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल प्री ऑपरेशनल स्टेज, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एडोलेसेंस 12 से 18 साल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो स्टेजेस होती हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चे के सामने कोई भी समस्या आप रखें, बच्चा उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। जैसे बच्चे के सामने एक प्लांट है और प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा, तो आप बच्चे से क्वेश्चन करेंगे ये प्लांट ग्रो क्यों नहीं हो रहा, तो बच्चे को अपना लॉजिक लगाएगा, अपनी थिंकिंग लगाएगा, मूर्त चिंतन लगाएगा कि हो सकता है इसे सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही, हो सकता है इसकी जो मिट्टी है इसमें खाद की ज़रूरत है, हो सकता है इसे एयर अच्छे से नहीं मिल रही। तो वो क्या करेगा, बहुत सारी सिचुएशन पर सोचेगा कि ये कारण हो सकते हैं इसके ग्रो ना होने के कारण होने के। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से हम समझे कि बच्चे को आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चे को पढ़ाएंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है, फिर दूसरा आपको सनलाइट चाहिए होती है, फिर उसके बाद आपको वाटर चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, तो उससे बच्चा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड बनाता है। अब बच्चे को प्लांट फूड बनाता हुआ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बच्चा उस पर थिंकिंग लगा पा रहा है कि ये चीज़ें यूज करके वो अपना फूड बना रहा है, तभी वो जिंदा है। तो इस तरह की जो थिंकिंग है ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, अमूर्त चिंतन होता है, और ये बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में किशोर अवस्था में जाकर ही कर पाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होता है। मेमोराइजेशन सबसे लोवेस्ट होता है, और हाईएस्ट की हम बात करें तो वो कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है। बच्चे के लॉजिक्स डेवलप हो जाते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी घटना घटी तो उसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक पर बात करेगा बच्चा। ये क्या है? लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, यहाँ पर बच्चा क्रिटिकल रूप से सोचता है। जैसे आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे, आपके सामने कोई न्यूज़ आई, कोई इन्फॉर्मेशन आई, डायरेक्ट उसको ना मानकर आप कोई किसी ऑथेंटिक सोर्स पर जाकर उसे सर्च करते हैं कि क्या ये न्यूज़ सच है या फिर ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही है। तो ये हुई आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। जो दिख रहा है जस्ट उसको नहीं मान लेना, अपनी रिसर्च करना, अपनी जो पूरी रिसर्च करके किसी ऑथेंटिक सोर्स पर जाकर, जब आपको अगर वहाँ से सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसे मानेंगे, नहीं तो आप उसे नहीं मानेंगे। ये है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। फिर रीज़न हाइपोथेटिकली, यहाँ पर बच्चा हाइपोथेसिस बनाने लगता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है, किसी भी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो हाइपोथेसिस बनाता है। जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, नॉइस बहुत ज़्यादा है, अब उस नॉइस को कम कैसे किया जा सकता है, तो उस पर बच्चा हाइपोथेसिस बनाएगा कि हम ये बच्चों की जो सीटिंग अरेंजमेंट है इसको चेंज कर दें, बच्चों में डिसिप्लिन लाएं, बच्चों में आप साइलेंस को मेंटेन करके रखें। जितने भी तरीके हैं कि नॉइस को रिड्यूस करने के लिए आप फाइबर लगवा सकते हैं, अलग अलग तरीके की जो सॉल्यूशन बच्चा देगा वो कब देगा? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में करता है। अच्छा, डिडक्टिव रीजनिंग और करता है बच्चा। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है सामान्य से विशेष की तरफ जाना, सामान्य से विशेष की तरफ जाना, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना, जनरल टू स्पेसिफिक जाना। जनरल हमेशा रूल होते हैं, रूल हमेशा जनरल होते हैं, और जो आपके एग्जाम्पल हैं वो हमेशा आपके विशिष्ट होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना। कोई भी आप एक रूल बताएं बच्चे को, उससे वो एग्जाम्पल निकाल लेगा। ये क्या है आपका?
सामान्य से विशेष की तरफ जाना यानी डिडक्टिव रीजनिंग करना। डिडक्टिव रीजनिंग का कोई भी आप एक एग्जांपल लेकर समझें कि कोई भी एक जनरल रूल गिवन है। जनरल रूल क्या है कि आपने कोई भी चीज़ है आप ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये एक जनरल रूल है। जनरल रूल के बाद एग्जाम्पल, आप एक बॉल फेंक के देखो कि बॉल को मैंने ऊपर फेंका वो नीचे आ गई, ये एग्जाम्पल है। ये क्या हो गया? आपको जनरल से, रूल से आप एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। या फिर मैथ का कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लें। आप कहें कि ऑल इवन नंबर, एक एग्जाम्पल है कि सभी इवन नंबर, ऑल इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी सभी जो नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल है, 2 से उनको आप डिवाइड कर सकते हैं। 10 इज ए इवन नंबर, तो 10 ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये करके नहीं देखेगा बच्चा, डायरेक्ट बता देगा कि 10 एक इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ये क्या है? ये डिडक्टिव रीजनिंग है। ये रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना हो गया। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होती है। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग बच्चे में कब आती है? जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है। तो एडोलेसेंस में आपको क्या क्या याद रखना है? एडोलेसेंस में आपको याद रखना है बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करने लगता है, डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है, क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगता है। बच्चे में इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बच्चे में बहुत सारे फिजिकल चेंज हो रहे होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बच्चे में प्यूबरिटी आ जाती है, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन हो या फिर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।